F2, यानी ये F1 मान लो, ये F2 मान लो, तो F1 माइनस F2, 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0। तो जब इस पे फोर्स 0 लग रहा है तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, नहीं मूव करेगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ बैलेंस फोर्स। यानी अगर कभी भी बैलेंस फोर्स लग रहा है तो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहेगा, अगर रुका हुआ है तो रुका रहेगा। बैलेंस फोर्स लगाने से कभी भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट और स्टॉप नहीं किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट को स्टार्ट या स्टॉप करना हो तो हमेशा क्या लगाना होगा, अनबैलेंस फोर्स लगाना होगा। अब इसी केस में अगर आप देखें, यहां पे अगर आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा दें और यहां पे अगर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा, तो रिजल्टेंट फोर्स देखें यहां पे, इन दिस केस रिजल्टेंट फोर्स देखें तो आएगा 10 माइनस 5 यानी 5 न्यूटन। यानी बॉडी किधर मूव करेगी, जिधर वेट कम होगा, जिधर फोर्स कम लग रहा होगा उधर क्या होगा, बॉडी मूव करेगी। इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा था और इधर 10 न्यूटन लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट किधर मूव कर लेगा, जिधर से फोर्स ज्यादा लग रहा था। समझ में आया? तो ये देखिए यहां पे देखें, ये 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसको ऐसे समझिए, ये 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और यहाँ पे आपको 5 न्यूटन का लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मूव करने लगेगा। इस टाइप से ऑब्जेक्ट क्या होगा, मूव करने लगेगा। ये यहाँ पे था, ये 10 न्यूटन का है, ये वाला, ये 10 न्यूटन का, ये 5 न्यूटन का, ये 5 न्यूटन का और ये 10 न्यूटन का, और आपने लिया है 4 लगाया तो ये बॉडी मूव कर रही है। किधर मूव करेगी, इन द डायरेक्शन जहां पे आपका फोर्स कम लग रहा होगा, उस डायरेक्शन में बॉडी क्या होने लगेगी, मूव करने लगेगी। यही क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स। तो हमेशा नहीं, एन ऑब्जेक्ट स्टॉप और स्टार्ट मूविंग अराउंड व्हेन अनबैलेंस फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। ये नोट डाउन करके लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करके आप लिख लें। लिखा? आई थिंक लिख लिया होगा आपने। यानी एक पॉइंट हम लिख लें, जब बैलेंस फोर्स होगा, बैलेंस्ड फोर्स नेवर स्टार्ट और स्टॉप, स्टार्ट और स्टॉप बैलेंस फोर्स नेवर स्टार्ट और स्टॉप द मोशन। यानी बैलेंस फोर्स कभी भी स्टार्ट स्टॉप नहीं करती मोशन को, हमेशा क्या करेगी, अनबैलेंस फोर्स जब लगाओगे तभी वो स्टार्ट या स्टॉप करेगी। समझ में आ गया? नोट डाउन कर लिया, बैलेंस फोर्स नेवर स्टार्ट स्टॉप द मोशन। क्लियर हो गया होगा आई थिंक, हो गया, नोट डाउन हो गया। ओके, नाउ अब इसी में सपोज एक क्वेश्चन पूछ दिया, एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, ये आपका मान लिया, ये आपका ब्लॉक है जिसका मास दिया है, मास दिया है 100 kg। तो एक फोर्स यहां पे लगा रहे हैं F1 50 न्यूटन की, F1 50 न्यूटन की लगा रहे हैं, और यहां पे F2 लगा रहे हैं 100 न्यूटन की। तो ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव होगा, तो ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव होगा देखें। तो पहले क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा, F2 माइनस F1 यानी 100 माइनस 50 यानी 50 न्यूटन। तो ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव होगा, 50 न्यूटन की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट क्या होने लगेगा, मूव होने लगेगा। अब आज देखें, ये ऑब्जेक्ट रखा था, ये ब्लॉक है, इसका कितना है 100 kg है, ये ब्लॉक है 100 kg का, एक तुमने लगाया, ये किसका लगाया 50 न्यूटन का फोर्स, यहाँ पे 50 न्यूटन लगाया, यहाँ पे क्या लगाया 100 न्यूटन का लगाया, और ऑब्जेक्ट किधर डायरेक्शन मूव करेगा, इधर मूव करेगा 50। समझ में आया? यानी ये क्या हुआ, एग्जाम्पल है अनबैलेंस फोर्स का। ये एग्जाम्पल किसका है आपका, ये एग्जाम्पल है अनबैलेंस्ड फोर्स। समझ में आया? इसको नोट डाउन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एक क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलता है, इस पे एक क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलता है, इसको नोट डाउन करें। हो गया, हो गया, नोट डाउन हो गया, नोट डाउन हो गया। ओके, नाउ अब देखें, अब देखें, अब पढ़ेंगे न्यूटन
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है ये समझने की कोशिश करें। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है ये समझने की कोशिश करें। इन्होंने कहा था द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम is directly proportional. The rate of change in momentum is directly proportional to the applied force on a body. यानी द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी। ये क्या था आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ था। यानी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम यानी मोमेंटम में चेंज होना किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड फोर्स के। कैसे समझने की कोशिश करें। जो अप्लाइड रेट ऑफ चेंज मोमेंटम यानी P1 माइनस P2 अपॉन डेल्टा टी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम यही तो हुआ P1 माइनस P2 यानी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। पहले कोई P1 था मोमेंटम बाद में कितना हुआ P2 टाइम क्या है डेल्टा टी मींस T2 माइनस T1। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको ऐसे भी कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज मोमेंटम यानी इनिशियल मोमेंटम आपका P1 है फाइनल मोमेंटम आपका P2 है। ठीक इनिशियल मोमेंटम P1 है फाइनल मोमेंटम P2 है। तो क्या कहा था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम यानी P2 माइनस P1 अपॉन T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स P2 minus P1 upon T is directly proportional to the force। इसे कहते हैं हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो P2 इक्वल टू अगर बात करें तो P1 क्या होगा m1v और P2 क्या होगा m2v। P1 क्या होगा m1v और P2 क्या होगा m2v। ये ऐसा होता है अगर मान लिया दोनों के मासेस अगर सेम है अगर दोनों के बॉडी के मास कितने सेम है तो P क्या होगा m1v1 और ये क्या होगा P2 क्या होगा m2v2। इसको हम समझेंगे अभी समझ जाएंगे। सबसे पहले न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझे। इन्होंने कहा था रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम यानी मोमेंटम में चेंज होना वो हमेशा क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड फोर्स। यानी जितना फोर्स आप ज्यादा लगाओगे उतना ही इसमें मोमेंटम में चेंज होने लगेगा। अगर फोर्स कम लगाओगे तो मोमेंटम में कम चेंज, फोर्स ज्यादा लगाओगे मोमेंटम में ज्यादा चेंज। ठीक है जैसे कोई कार मूव कर रही है तो अगर इसमें फोर्स आपने ज्यादा लगाया तो क्या होगा इसका मोमेंटम ज्यादा चेंज हो रहा होगा। अगर फोर्स कम लगा रहे हैं तो मोमेंटम क्या होगा चेंज कम हो रहा होगा। यानी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। इसे कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और इसी से हम वैल्यू निकालेंगे F इक्वल टू ma। इसी से फॉर्मूला हम क्या करेंगे डिराइव कर लेंगे। देखिए हम कैसे निकालते हैं यहां से कैसे फॉर्मूला डिराइव करेंगे उस चीज को समझने की कोशिश करें। इसको नोट डाउन कर पहले। According to Newton's second law of motion, the rate of change in momentum is directly proportional to applied force on a body or an object is known as Newton's second law of motion। यानी जितना ज्यादा फोर्स आप किसी बॉडी पे लगाओगे उतनी ज्यादा चेंजेस उसमें होंगे मोमेंटम में। अगर कम फोर्स अप्लाई करोगे तो मोमेंटम में कम चेंज होगा। ऐसा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने कहा था। अब देखें इस फॉर्मूले से हम कैसे डिराइव करेंगे। आप कहेंगे डेरिवेशन ऑफ, इसी से कहेंगे डेरिवेशन ऑफ F इक्वल टू ma फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। डेरिवेशन करना है F इक्वल टू ma फॉर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखिए इसको कैसे हम डिराइव करेंगे कि F इक्वल टू ma फॉर्मूला कैसे आया। समझे, इसको समझने की कोशिश करें। इसको समझने के लिए आपको समझना होगा सबसे पहले आप समझिए F इक्वल टू ma कैसे होगा, कैसे आएगा मोशन में।
आपने कहा था सपोज दैट ये कोई बॉल है जिसका मास कितना दिया है, ये बॉल है, इसका मास दिया है m, इसका बॉल का मास कितना दिया है m। इनिशियल वेलोसिटी इसकी मान लिया, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है v1, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है v1। अब आपने क्या किया, इस बॉल पे यानी जो बॉल है आपकी, ये मास कितना था इस पे m, और इस पे आपने फोर्स अप्लाई कर दिया, फोर्स कितना लगाया F। जब आपने इस पे फोर्स लगाया तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, वेलोसिटी में कन्वर्जन हो गया, इसकी वेलोसिटी हो गई v2, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v2। सपोज दैट आपकी बॉल थी, बॉल मूव कर रही थी, बॉल आपकी मूव कर रही है, आपने इसमें क्या किया, फोर्स लगा दिया पीछे से, तो बॉल की स्पीड क्या हो गई, वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो जाएगी। सपोज बॉल मूव कर रही थी, v1 वेलोसिटी से मूव कर रही थी, वो आपने क्या किया, इसको पीछे से फोर्स और लगा दिया, पीछे से फोर्स लगा दिया, तो फोर्स लगाया, इसकी वेलोसिटी में क्या हो गया, चेंज हो गया। यानी पहले वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी, पहले v1 थी, अब वेलोसिटी कितनी हो गई v2। तो अकॉर्डिंग टू क्या हमने पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इन्होंने क्या बताया था, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, फोर्स ऑन अ बॉडी। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम यानी पहले मोमेंटम इसका कितना था p1, अब मोमेंटम कितना हो गया इसका p2। मोमेंटम पहले कितना था p1, अब मोमेंटम कितना हो गया p2। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम यानी p2 माइनस p1 अपॉन डेल्टा t अपॉन t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, अप्लाइड फोर्स, फोर्स कितना लगाया F। ये P2 माइनस P1 अपॉन T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। ये नोट डाउन किया आपने। तो अब देखिए यहां से कैसे हम लिखेंगे। अगर बात करें यहां पे P1 की, तो P1 कितना होगा, मास m और इसका वेलोसिटी कितनी है v1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। P2 की बात करें तो यहां कितना होगा, मास m, वेलोसिटी v2, ये इक्वेशन नंबर 2। अगर इस कंडीशन में देखें हमको क्या आया है, P2 माइनस P1 अपॉन T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, यही तो आया। अब P2 और P1 की वैल्यू यहां पे हम अगर पुट कर दें तो हमारा आंसर निकल आएगा। इतना नोट डाउन कर लिया आपने, इतना नोट डाउन हो गया आपका, हो गया ओके। नाउ तो देखें आपने पढ़ा था P1 क्या था P1 क्या था आपका mv1 और P2 क्या था mv2। तो P2 माइनस P1 अपॉन T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F था। P2 की जगह पुट कर दो आप m1v2 माइनस mv1 अपॉन T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। यहां से m कॉमन, v2 माइनस v1 अपॉन T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। और आप देख लो v2 माइनस v1 चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये जो आपका आया है, ये आपका क्या आया है, v2 माइनस v1 अपॉन t, ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसी को आप क्या कहते हो, एक्सीलरेशन। इसी को आप क्या कहते हो, इसी को आप कहते हो एक्सीलरेशन। तो यानी जहां पे ये लिखा है उसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, ए लिख सकते हो, यानी एफ, यानी इसके क्या लिखोगे आप, एम
और इसके A इक्वल टू F, ये आपका प्रूफ हो गया। F इक्वल टू MA, ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इससे इसको नोट डाउन करें। देखिए बस समझ में आया। आपने सिंपल किया, आपने क्या किया, पहले इसका बॉडी मूव कर, बॉल मूव कर रही थी, इसकी वेलोसिटी